हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में मोहम्मद इकबाल घाची साहब हमारे साथ हैं, जो कि काफ़ी उनका तजर्बा है पैसे संभालने में और पैसों के इस्तेमाल में। और आज का प्रोग्राम आपके सवालात पर मुश्तमिल है जो हमें ईमेल के ज़रिए मौसूल हुए हैं। तो आज हम इनसे आपके सवालात के जवाब पूछते हैं कि ये क्या हमें मशवरे देते हैं। तो पहला सवाल ये है कि एक साहब ने पूछा है कि उनके पास ग्रीन कार्ड है और लेकिन वो यहाँ नहीं रहते, उनकी यहाँ यूएसए में इनकम नहीं है, तो क्या उनको हर साल टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है? क्या करें वो उस सिलसिले में? सबसे पहले थैंक यू आबिद साहब आपका और 80 टीवी की टीम का। अच्छा, ये जो आपने सवाल पूछा ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है। होता ये कि IRS के हिसाब से हम ये समझते हैं कि अगर हमारी इनकम एक ख़ास थ्रेशोल्ड से कम है तो आपको टैक्स रिटर्न नहीं भरना होता है। लेकिन ख़ासकर वो लोग जिनके पास ग्रीन कार्ड है, पहली बात तो ये कि जिनके पास ग्रीन कार्ड है उनको चाहिए कि वो यहाँ पर रहें। ये मैं जो अटर्नी नहीं हूँ इमिग्रेशन का, लेकिन जो मेरे पास लोग आते हैं मसले मसाइल होते हैं, तो पहली बात तो ये कि अगर आपको ग्रीन कार्ड दिया है तो आप इस मुल्क में रहें और यहाँ पर काम करें और यहाँ पर टैक्स अदा करें। ये जो हमारे लोग करते हैं कि वो 6 महीने के अंदर समझते हैं कि वो मुझे वापस आना था कि मैं इसको ग्रीन कार्ड को मेंटेन करूं। तो मेरी हमारे भाइयों से यही गुजारिश है कि ये जो ग्रीन कार्ड का जो कॉन्सेप्ट ये है कि ग्रीन कार्ड दिया इसका मतलब आपने यहाँ रहना है। वो फैमिली वीज़ा है, तो वो फैमिली को यूनियन करने के लिए है, तो जाहिर है बेसिकली आपको यहाँ रहना है, ठीक है ना। अच्छा, वो उसमें बाद में इन्होंने ये सोचा कि अगर कभी कभार अगर आपको बाहर जाने की जरूरत पड़ती है तो आप 6 महीने के अंदर वापस आ जाएं, तो आपको नहीं पूछा जाएगा। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये बना लिया कई लोगों ने, सबकी बात नहीं करा, कि वो जब ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो वो समझते हैं कि नहीं हमें 6 महीने में एक बार आ जाना है और हमारी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। उससे अभी सब बड़े मसले मसाइल यूँ होते हैं। पहली बात तो मैंने बता दिया कि टैक्स रिटर्न भरना चाहिए, चाहे आपकी इनकम जीरो है, नंबर 1। नंबर 2 है कि अगर आपकी पूरे दुनिया में कहीं पर वैसे पाकिस्तान में है, अगर आपकी कोई भी इनकम है तो आप बेहतर है कि उसको आप यहाँ पे शो करें। अगर वहाँ पर भी इनकम जीरो है, उसके बाद भी यहाँ पर रिटर्न इसलिए भरना होगा कि जब आप कल मेडिकेयर के लिए जाएंगे तो वो पूछेंगे कि आप पिछले 5 साल से आप कहाँ थे, तो आपने टैक्स रिटर्न नहीं भरा होगा तो आप क्या बताएंगे। कल आप अपना पासपोर्ट के लिए जाएंगे तो उसको आपको बताना होगा कि मैं पिछले 5 साल से कहाँ था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों के पास ग्रीन कार्ड है, पहली बात है कि मेरी रिक्वेस्ट है कि वो यहीं पर रहें। वो अलग बात है अगर और आफ्टर 9/11 के बाद लोगों के साथ काफ़ी मसले मसाइल हुए हैं और काफ़ी इमिग्रेशन सख्त हो गई है, तो उनको चाहिए कि अपना टैक्स रिटर्न भरे और ताकि उनको मेडिकेयर के वक्त और ख़ासकर पासपोर्ट अप्लाई करने वक्त उनको मसला ना हो। तो मतलब ये है कि उनकी इनकम हो या ना हो, ग्रीन कार्ड होल्डर के लिए इनकम है या ना है उसने भरना है। जी बिल्कुल, वो यहाँ रहे या ना रहे, जी बिल्कुल। ग्रीन कार्ड अगर उसके पास है तो उसने ही करना है। पासपोर्ट के लिए कुछ होल्डर्स के लिए डिफरेंट चीज़ है, वो यहाँ पे ग्रीन कार्ड का सवाल था, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा सवाल ये है कि एक साहब पूछते हैं कि उनकी वाइफ ने आज तक कभी जॉब नहीं की, अच्छा, और कोई करने का इरादा भी नहीं है, लेकिन वो रिटायरमेंट के करीब हैं और वो चाहते हैं कि कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल वो ले लें जिससे कि वो उनको और उनकी वाइफ को दोनों को इनकम होती रहे। तो कोई ऐसी चीज़ है इस सिलसिले में? जी, इस सिलसिले में यहाँ पर जो एन्युटीज़ है, नॉर्मली लोग ये करते हैं कि अपना जो पैसा है 401k में या IRA में या उनके पास कैश रखा हुआ है, तो लोग ये करते हैं खासकर रिटायरमेंट के वक्त वो सारा पैसा एन्युटीज़ में रख देते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि मुझे 2 या 3 साल के बाद पैसे लेने हैं या फ़ौरन पैसे लेने हैं, मुझे सिर्फ अपने लिए लेने हैं या वाइफ के साथ लेने हैं। तो इनका जो सवाल है कि वो ये चाहते हैं कि ये और इनकी वाइफ को मंथली गारंटेड कोई ना कोई अमाउंट मिलती रहे। तो इस किस्म की जो है पॉलिसी यहाँ पर अवेलेबल है, और ख़ासकर वो जो जिन लोगों को सोशल सिक्योरिटी में तो पूरा आपका खर्चा नहीं होता, तो उनके लिए इस किस्म की एन्युटीज़ अवेलेबल है। अच्छा, एक चीज़ मैं इनको ये भी बता दूं कि शायद इनको पता ना हो या पता हो कि अगर ये इनकी वाइफ जब 62 ईयर्स की होंगी तो इनकी वाइफ भी अपने हस्बैंड की इनकम के हिसाब से वो अपना भी सोशल सिक्योरिटी क्लेम कर सकती है। उसमें है कि, और उस सिलसिले में अगर कोई इनको मदद चाहिए तो वो मेरा टेलीफोन नंबर आ रहा है, वो मुझे टेलीफोन कर सकते हैं। हाँ
जी, वाला स्कीम इस किस्म के काफ़ी अवेलेबल है यहाँ पे जी। एनएटीज में आपकी लाइफ टाइम गारंटीज होती है, अगर जब आप खुदा न खास्ता एक का इंतकाल हो गया तो वही पैसे मिलते रहेंगे उनकी जो जो सर्वाइविंग जो स्पाउस है, और जब वो खुदा न खास्ता उनका इंतकाल हो जाएगा तो उसके बाद वो पैसे बंद हो जाएंगे। एक सामने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि जी ये जैसे अभी फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, तो उनका इरादा था कि वो मकान खरीदें, लेकिन अब वो ये सोचते हैं कि पता नहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है और जो कि अभी बढ़ता रहेगा जैसे फेडरल बैंक कह रहा है, तो क्या वो इस सिलसिले में क्या करें, खरीदें नहीं खरीदें या उसका इम्पैक्ट क्या होगा? नहीं तो वो क्या कह रहे हैं कि अभी वो खरीदना, अभी फिलहाल खरीदना नहीं चाह रहे हैं। फिलहाल नहीं खरीदना। अच्छा ओके, इसमें यह है कि जो फेड ने जो रेट बढ़ाया है वो बेसिकली आपका जो बेसिक जो रेट होता है जो कि पहले था 0.25 से 0.25% था, अब उन्होंने ये कर दिया 0.25 टू 0.50। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी मॉर्गेज पे नहीं आता, लेकिन अगर एक मरतबा अगर फेड ने सोच लिया कि हमें रेट बढ़ाना है तो उसका इम्पैक्ट कुछ अरसे बाद आ सकता है। अगर इन्होंने कोई 6 महीने या साल के अंदर अंदर अगर घर लेना है तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको इसके परेशान होना चाहिए। लेकिन और दूसरा, अगर आप आजकल देख रहे हैं कि वो जो फेड ने जो रेट बढ़ा दिया है, और क्योंकि जापान की और यूरोप की बैंक ने रेट नहीं बढ़ाया, नॉर्मली होता है कि जो आप पास हिस्ट्री में जब ये तीनों नॉर्मली एक साथ रेट बढ़ाते हैं, उन्होंने इस मरतबा रेट नहीं बढ़ाया, और इनका जो परसों जो फेड का इजलास हुआ है उसमें उन चेयरमैन ने यही कहा है कि वो बल्कि एक तरह से वो शायद एक्सेप्ट कर रही है कि हमने वो शायद गलती कर ली है। और तो इस सिलसिले में मेरा नहीं ख्याल कि वो जो फिलहाल मॉर्गेज रेट या ऑटो लोन के ऊपर अभी फिलहाल कोई असर नहीं आएगा, लेकिन ज़रा डिले ना करे। मेरे ख्याल 6 महीने साल मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म में इतना फर्क, शॉर्ट टर्म में अभी नहीं पड़े, अगर वो दोबारा अभी जो भी फैसला करना है ले हाँ, लेकिन एक आध साल मेरा ख्याल फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इनका जो सेकंड अगर इन्होंने फिर बढ़ाया, क्योंकि इन्होंने कहा है ना कि ये तो जो पॉइंट अगर जब बढ़ा तो मेरा ख्याल है सेकंड जिस वक्त बढ़ाएंगे 0.50 जो इनका, उससे अगर 0.75 पे चले गए तो हो सकता है कि उसके बाद उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। और इसी सिलसिले में ये भी है कि क्योंकि इनको चाहिए कि मॉर्गेज ले लें फिक्स रेट पे, तो वो रेट फिक्स हो जाएगा 30 इयर्स या 15 इयर्स या 20 इयर्स के लिए। तो अगर इंटरेस्ट बढ़ भी जाता है, फेड फिर बढ़ा देता है, तो फिर भी इनका इंटरेस्ट वही होगा जो अब इनके लिए फिक्स हुआ। आप शायद उसकी बात कर रहे हैं कि ये अभी से जो है उसका अपना इंटरेस्ट रेट लॉक करा ले। नहीं, उसमें नॉर्मली होता है कि वो 30 दिन या 60 दिन का होता है, तो वो उसमें क्योंकि ये इनके सवाल से अगर ये ले भी लें तो मतलब वो तो फिर चलता रहेगा ना, जैसे मैंने हाँ वो तो नहीं जी हाँ, बल्कि आजकल तो 3.75 भी तकरीबन मतलब काफ़ी नीचे, मतलब पूरे हिस्ट्री में मेरा ख्याल इतना नीचे कभी नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी लोग आजकल पूछ रहे हैं वो ये कि वो कह रहे हैं कि मेरा 401k का बैलेंस कम होता जा रहा है, तो उस सिलसिले में वो क्या कर सकते हैं कि उसको किस तरह से होल्ड करें, रोकें, या बेस्ट तो ये है कि किस तरह से बढ़ाएं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब से ये साल शुरू हुआ है 401k वो कम होता जा रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक मसला है। वो आपको पता होगा कि 2009 से लेके तकरीबन दिसंबर 2014 या तकरीबन जून 15 तक तकरीबन स्टॉक एक्सचेंज 200% बढ़ी है। तो इसका मतलब जिन लोगों के पास 401k था या IRA था, ज़ाहिर है सुकून से थे, उनके पैसे भी कट रहे थे। लेकिन 2015 तकरीबन फ्लैट रहा है, हार्डली 1-8% माइनस हुआ है। लेकिन इस साल में तो एक महीने में जो है तकरीबन 8-10% गिरा है, तो इनकी बात सही है। तो अब इनकी अगर मुझे नहीं पता इनकी एज क्या है, डिपेंड करता है कि इनकी एज के हिसाब से इनको मशवरा दिया जाए। इसमें जो है वो चाहे तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक आइडिया ये है कि वो अगर चाहते हैं तो वो जो अपना जिस वक्त पैसा 401k में है उसको मनी मार्केट पे ट्रांसफ़र कर दे। उसमें ये होगा कि उनके पैसे जो है उनको इनकम तो कुछ नहीं होगी, लेकिन ये जो टर्म ऑयल आया हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में उससे वो बचे रहेंगे, उनका नुकसान नहीं होगा, पैसा महफूज रहेगा। सेकंड, लोग ये करते हैं कि अपने वही मैंने कहा एज के हिसाब से कि लोग ये करते हैं कि इसमें से कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं एन्युटीज़ में। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एन्युटीज़ का फ़ायदा ये है कि अगर अभी ये डिसाइड कर ले कि मैं सपोज करो 5 साल के बाद मुझे लाइफ टाइम इनकम चाहिए, तो वो भी उसमें मिल सकती है। वो चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ इसमें ग्रोथ चाहिए,
तो वो भी मिल सकती है। और ये जो एन्युटीज़ में जो पैसा वो लेकर जाएंगे, उसमें अगर मार्केट अगर माइनस में जाएगी तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आजकल एक आबिद साहब एक और भी जो है लोग इसको काफ़ी 401k IRA को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये है कि बहुत सारी कंपनियां जो है वो, क्योंकि IRA की तरफ से इन्वेस्टमेंट आप रियल इस्टेट में कर सकते हैं, तो इनके पास जिन लोगों के पास पैसा है IRA में या 401k में, वो जैसे मैंने बताया कि एन्युटीज़ के अलावा वो या उसको ट्रांसफ़र करते पैसे मनी मार्केट में, वो पैसे को रियल इस्टेट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी कंपनियां हैं जो घर खरीदती है, उसको तोड़ के बनाती है, और उसके बाद वो तो तकरीबन 6-8 महीने में ये पैसे उनको वापस मिल जाते हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि रियल इस्टेट में जाने से कि ये 6-8 महीने साल अगर वो पैसा उन्होंने किसी प्रोजेक्ट में लगा दिया तो इन द मीन टाइम मालूम चल जाएगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया, सपोज आपने 100K वहाँ पे किसी प्रोजेक्ट में लगा दिया, आपको 10,000 उसमें प्रॉफिट हुआ, तो वो जो 10,000 पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसलिए कि ये पैसा दोबारा आपका जो है, आप ये रियल इस्टेट में आप जो इन्वेस्टमेंट किया था टेम्परेरी, वो वहाँ से दोबारा आपके उसमें आ जाएगा, आपके फंड्स में आ जाएगा, दोबारा 401k में आ जाएगा। और वो जो आपका जब वो आपका डेफर्ड टैक्स में हो जाएगा, और जिस वक्त आप पैसों को वहाँ से इस्तेमाल करेंगे या यहाँ पर जो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस वक्त उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आजकल ये 2 या 3 तरीके कार हैं कि जिसके अंदर लोगों ने जो 25-25 साल और 30 साल जॉब करने के बाद जो ये मार्केट तो 3 साल 4 साल ऊपर जाएगी, उसके बाद ज़ाहिर उससे नीचे आना है। तो आजकल अपेरेंटली मार्केट करेक्शन में जा रही है, तो ये इस तरह से काफ़ी लोग परेशान हैं। और तो उसको मैंने ये 2-3 तरीके बता दिए हैं। बाकी अगर कोई समझना चाहते हैं एन्युटीज़ के बारे में या लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो वो मुझे जिस वक्त भी चाहें मुझे फ़ोन कर सकते हैं। नाज़रीन, हम अब एक वक्फा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और आपको वेलकम बैक। प्रोग्राम बातें पैसों की के साथ मैं हूं आबिद जाफरी और हमारे साथ हैं मोहम्मद इकबाल घांची साहब। आज हम नाज़रीन के सवालात के जवाब दे रहे हैं, और इस सिलसिले में नाज़रीन ने बहुत अच्छे और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक साहब ये कहते हैं कि शेयर्स में, मेरे पास कुछ शेयर्स हैं जो कि ऑयल से उनका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो फिर भी नीचे जा रहे हैं, क्यों? आखिर जब वो उनका कोई ताल्लुक़ ऑयल की प्राइस से नहीं है, तो वो शेयर क्यों नीचे की तरफ जा रहे हैं? सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है साहब, लेकिन बहुत ही ये टेक्निकल सवाल है। हाँ, क्योंकि ये बात इकोनॉमी की हो रही है, और इकोनॉमी को समझना आपको पता है इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। मैं जब BCom में था तो हमारे टीचर थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। उन्होंने एक बड़ा अच्छा, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये कितना इसको समझना आसान भी है और मुश्किल भी है, वो हमें बताते थे कि एक होटल में एक साहब पहुँचे और उन्होंने कहा कि मुझे कमरा देखना है। उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने कहा ये $100 मैं रखता हूँ एडवांस के तौर पर, और मैं जाके कमरा देखता हूँ। वो एक साहब के साथ जाके कमरा देखने चले गए। इन द मीन टाइम ये हुआ कि एक साहब जिनको जो दूध सप्लाई करते थे वो पहुँच गए, उनको $100 उन्होंने देने थे होटल वालों ने, तो उन्होंने $100 उसको दे दिए वो दूध वाले को। दूध वाला $100 लेकर गया, और उसने जाके और दूध खरीदा अपने लिए $100 का, और $100 उसने अगले बंदे को दे दिए। अगले बंदे को घास खरीदनी थी, उसने $100 दे दिए घास वाले को और घास खरीद ली। घास वाले का जो मालिक था वो उसी होटल में ठहरा हुआ था और उसको चेकआउट करना था, तो उसका मुलाजिम ने आके उसको $100 अपने मालिक को दे दिए। मालिक बाहर निकला, उसने $100 वहाँ रखे और उसने कहा कि मैं, और वो चेकआउट कर गया। इन द मीन टाइम जो साहब कमरा देखने गए थे वो वापस आए, उन्होंने कहा मुझे कमरा पसंद नहीं है। उन्होंने $100 उठा लिए और वो चले गए। अब आपको समझ में आया कि वो $100 इतनी देर के अंदर वो $100 वो 3 बंदों के पास से होके वो दूध भी उसने खरीद लिया, उसने घास भी खरीद लिया, और वो $100 गायब हो गए। तो ये इकोनॉमी को समझना तो बहुत ही मुश्किल काम है। अब इनकी बात बिल्कुल सही है कि वो ये सोच रहे हैं कि भाई अगर ऑयल जो है $120 से अगर $30 पर बैरल आ गया है तो मेरा क्या कसूर है। होता है कि अगर आपको याद है 2008 में जब USA में
जब सब प्राइम मॉर्गेज का जब ये कोलैप्स आया था, तो आप देखें कि वो उस ज़माने में जो लोग यूके में थे वहाँ के इकोनॉमिस्ट भी सोच रहे थे कि इसका इम्पैक्ट शायद हमें इतना नहीं आएगा, लेकिन आप देखें कि इसका इम्पैक्ट जाके पूरी दुनिया में, ये इवन पाकिस्तान तक बल्कि जापान हर जगह पे गया। हाँ, तो इनकी जो बात है कि भाई ये जो मेरे शेयर्स जो है जिसका वास्ता फ्यूल से नहीं है वो क्यों नहीं हो रहा, तो ये जो है बहुत बड़ा गोरख धंधा है इनका। ये जो है ये इसलिए कहते हैं ये जो इकोनॉमी है वो एक तांता बाता एक दूसरे के साथ ये जुड़ा हुआ है, ये बड़ा इंटीग्रेटेड है। अगर एक जगह पे कोई मसला होगा तो इसका इम्पैक्ट दूसरी जगह ज़रूर आएगा। तो इनको चाहिए कि जब ये शेयर्स के बारे में देखें तो ये बिल्कुल देखें, खासकर पास्ट, कि ये ना सोचे कि अगर सिर्फ फ्यूल में क्राइसिस आया हुआ है। अच्छा, अब उसकी एक बड़ी वजह पता क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल जितनी भी ऑयल कंपनीज है उन्होंने ड्रिलिंग करनी होती है फ्यूल के लिए, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर बैंक से लिए हुए हैं, ठीक है, लोन। अच्छा, उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया है वो क्या होगा $80 पर बैरल, और उन्होंने कहा कि हम इतनी जो है इतना हम खर्च करेंगे, बैंक को इतना पैसा देंगे, ठीक है, और उसके बाद उनका प्रोग्राम था कि वो काम चलता रहेगा। अब जब मालूम चला कि जो ऑयल वो निकाल रहे हैं वो अगर $30 का हो गया तो वो बैंक को पैसा कैसे देंगे? तो वो अगर बैंक को पैसा नहीं देता तो बैंक आ गई प्रॉब्लम में। जब बैंक प्रॉब्लम आई तो बैंक में पैसा आपने रखा हुआ है, ठीक है, तो आप आगे प्रॉब्लम में। तो ये जो इकोनॉमिक्स जो है वो मैंने बहुत पढ़ी, लेकिन मुझे आज तक कोई समझ नहीं आई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो वो ये है कि इस शेयर्स और का ताल्लुक इकोनॉमी से है। अगर इकोनॉमी बेहतर है ओवरऑल तो तमाम शेयर भी बेहतर होंगे। तो ये भी है कि इकोनॉमी जो है वो एक आइसोलेटेड चीज़ नहीं है, बल्कि वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनसे मिलकर बनी है। तो वो एक चीज़ उसमें अगर अफेक्ट होगी तो उसका भी अफेक्ट होगा और पूरी चीज़ पे अफेक्ट होगा एज ए होल। तो इंडिविजुअल नहीं देखें बल्कि एज ए होल देखें कि इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। जी, और खासकर क्योंकि ये एनर्जी का और ऑयल का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पूरा हर चीज़ पे। और आपने सही कहा कि अगर आपको याद हो तो हम बचपन में पढ़ा करते थे कि जो स्टॉक एक्सचेंज इज द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है ना। तो वो बेसिकली ये इनके पास शेयर्स कहीं के भी क्यों ना है, वो एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए हैं, तो वो उनको बर्दाश्त करना होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक साहब पूछते हैं कि जी ये क्रेडिट कार्ड कंपनियों की तरफ से उन्हें ऑफर्स आ रही हैं 0% APR, जबकि क्रेडिट कार्ड जो उनके पास है वो 21% चार्ज कर रहे हैं। तो इसको किस तरह से, ये क्या है? ये कहते हैं कि ये कोई फ्रॉड तो नहीं है? बस ये भी गोरख धंधा है, और आपको पता है यूएस में तो हर किस्म का काम होता है। अगर आपके पास, अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है कि आप अगर जिस कंपनी के साथ आप हैं, लॉयल हैं, तो आपके साथ जो है वो जो भी कर सकते हैं वो आपके साथ वो हशर नशर करेंगे आपके साथ। अगर आपके साथ केबल कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट है, वो 1 साल तक आपको कहेंगे $80 में 3 आइटम शामिल है, उसके बाद वो मालूम चलेगा वो 1 साल के बाद वो $100 के $200 हो गए। तो ये वाहिद शायद दुनिया की जगह के जहाँ पे लॉयल्टी जो है वो बजाय आपको पे करने के आपके साथ जो है बड़ा जुल्म होता है। अब इन्होंने क्रेडिट कार्ड की बात की, वो बात बिल्कुल सही है कि ये लोग परेशान हैं कि जो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है वो जहाँ मैं डिले करता हूँ $25 चार्ज कर लेते हैं, उसके अलावा इंटरेस्ट रेट मेरा खाली 10, 15, 20% हर कंपनी चार्ज करती है। तो ये बेसिकली जो है फ्रॉड कोई नहीं है, ये वही गोरख धंधे का हिस्सा है कि अगर आप नया क्रेडिट कार्ड लें, मैं आपको एग्जांपल दूँ, मेरे पास चेस का स्लेट कार्ड है, वो आजकल जो है ना अगर नए आदमी के लिए वो बेस्ट है, लेकिन मेरे लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो कुछ बहुत सारे क्रेडिट कार्ड कंपनियां ये कर रही है यूएसए में कि अगर आप नए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें तो वाकई वो तकरीबन कुछ कंपनियां तो 21 महीने तक आप पैसा कहीं से ट्रांसफ़र करें या उस पर परचेज करें, आपको कुछ नहीं देना। ये अलग बात है कि कुछ सिवाय एक आध क्रेडिट कार्ड के, जैसे मैंने कहा ये चेस स्लेट कार्ड है, उसमें अगर आप पैसा ट्रांसफ़र बाकी कहीं और से करे हुए तो 3% चार्जेस है, एनुअल फीस कोई नहीं है। और बाकी जो क्रेडिट कार्ड है उसमें भी एनुअल फीस कोई नहीं है, लेकिन जब ट्रांसफ़र आप करते हैं तो 3% आपको ट्रांसफ़र फीस देनी पड़ती है। तो ये किसी किस्म का ये फ्रॉड नहीं है, ये अमेरिका है, ये यहाँ के स्टाइल है। तो इनको चाहिए कि वो ये इनके पास अगर एक, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपना क्रेडिट स्कोर पर नज़र रखें, क्योंकि अगर आपने जैसे सपोज करो इनके पास $15,000 क्रेडिट कार्ड में है, ये खामखा 15-20% उस पर इंटरेस्ट दे रहे होंगे। अब अगर ये नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, इनके पास क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो इनको कार्ड भी मिल जाएगा, ये सारे के सारा पैसा ट्रांसफ़र कर दें,
मैंने बताया क्रेडिट कार्ड कंपनी 0% चार्ज करती है। हाँ, कुछ जो है नहीं 0% ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ। APR तो 0% ही है, वो तो 10 महीने, किसी का 12 महीने, कोई 18 महीने। हाँ फीस है, वो जो 3% फीस जो है वो कुछ कंपनियां लेती है, कुछ नहीं लेती है। लेकिन आप सोचे कि ये जो, और आपको 18 महीने आपको फिक्र खत्म हो जाती है, आपको खाली मेरा खाली मिनिमम पेमेंट करनी होती है। तो मेरी गुजारिश है हमारे नाजरीन को कि आप जो है अपना क्रेडिट स्कोर में नज़र रखें ये, और दूसरा है कि अपने यहाँ आंखें खुली रखें। ये USA है, यहाँ पे लॉयल्टी पे कुछ नहीं होता। बाकी जगह पर ये होता है कि अगर आप किसी के कस्टमर है, साल हो गए, 2 साल हो गए, तो आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे, आपके साथ वो जो है प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे USA में ये होता है कि आप जो है जितने आप उनके साथ पुराने हो जाएंगे, उनके साथ आपके साथ वही। तो बेसिकली हर ऑफर के साथ कुछ उसकी कंडीशंस हैं, उनको चाहिए कि वो उन कंडीशन को देखें। 0% APR की भी कुछ कंडीशंस हैं, तो उन कंडीशन के हिसाब से फिर नहीं, वो नॉर्मली नहीं, वो तकरीबन हर कार्ड में वो 0% तो है। नॉर्मली जो कंडीशंस होगी वो आपका, वो बेसिकली वो है कि आप वहाँ पीरियड्स है कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। और दूसरा ये होता है कि आप जो आपके सपोज करो आपने 15,000 यहाँ ट्रांसफर कर लिए, तो आपको जो मिनिमम पेमेंट है वो सिर्फ आपको करनी है। अदरवाइज ये आजकल ये जो है 0% जो है वो बिल्कुल सही है। और जो अपनी आंखें खुली रखते हैं उनके लिए बेस्ट है कि वो अगर अपना पैसा चाहें तो इसमें बड़े आराम से साल 1.5 साल आप इंटरेस्ट फ्री USA में पैसा आप ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। हाँ। और आप चाहें तो सॉरी 1 से 2 कार्ड अप्लाई कर दें, लेकिन डिपेंड करता है आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साहब कह रहे हैं कि वो लाइफ इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जो लोग आते हैं इंश्योरेंस एजेंट, वो ऐसी ऑफर्स और ऐसी बातें करते हैं कि वो बहुत कंफ्यूज हैं कि मैं टर्म इंश्योरेंस लूँ या होल लाइफ इंश्योरेंस लूँ, और उनके जो प्रीमियम हैं उनमें काफ़ी वेरिएशन है, कुछ बहुत कम है और कुछ में कहीं ज़्यादा है। तो इसका ज़रा सा एक्सप्लेन करेंगे कि नाजरीन के लिए कि क्या उनके लिए बेहतर है और किसको किस वक्त क्या कौन सी इंश्योरेंस लेनी चाहिए। हाँ, अभी साहब ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और जैसे इन्होंने कहा टर्म इंश्योरेंस और होल लाइफ, तो आप समझ लें जो बेसिकली टर्म इंश्योरेंस है वो ख़ास पीरियड के लिए होगी, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, और एक ख़ास मुद्दत तक हो जाएगी। जो होल लाइफ जो इंश्योरेंस है वो, जैसे आपने कहा कि उसमें आपने देखा कि प्रीमियम का बहुत फ़र्क होगा। उसकी वजह ये कि जो होल लाइफ इंश्योरेंस है वो बेसिकली उसके अंदर कैश वैल्यू जनरेट होती है। किस में कम होगा? टर्म में? टर्म में बहुत कम होगा। बेसिकली आप यूँ समझिए, मैं आपको समझाऊँ कि जैसे मेरे जो टर्म इंश्योरेंस है, जो टेम्परेरी इंश्योरेंस कहते हैं, वो बेसिकली अगर आपको ये फिक्र है कि खुदा न खास्ता मेरी सडन डेथ हो गई तो मेरी फैमिली के मॉर्गेज का क्या होगा, उनकी पेमेंट का क्या होगा, तो टर्म लाइफ बेस्ट उस पर्पज़ के लिए है कि आप जो है कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को क्या होगा। जो होल लाइफ है वो उसलिए है कि मेरा क्या बनेगा अगर मैं लंबी उम्र मेरी हो गई, मैं 70 साल का हो गया, मैं 80 साल का हो गया। तो जो आपको याद है वो जो उसका, अगर आपने देखी हो वो इंडियन फिल्म शोले में वो जो अमजद खान कहते हैं कि वो तेरा क्या बनेगा कालिया, तो ये जो है ना होल लाइफ का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो है आपका क्या होगा। यहाँ पे आप देखें अभी सब एज हमारी 60, 70, 80, 90, 95 हो गई है। तो ये दोनों का एक तरह से टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप समझते हैं कि मैं आपको पहले फिक्र है अपने बच्चों की, तो आपको कम से कम टर्म लाइफ लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मुझे ये जो यहाँ पे लॉन्जेविटी की वजह से जो हमारे यहाँ एज जो बढ़ रही है, तो उस सिलसिले में उनको होल लाइफ लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि सोशल सिक्योरिटी जो पैसा मिलेगा उससे आपका पूरा गुजारा नहीं होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना होल लाइफ जो है वो ले, उसमें जो कैश वैल्यू आती है उसका वो इस्तेमाल करें। नाज़रीन, ये थे हमारे आज के सवालात। आप हमें सवालात भेजें ईमेल के ज़रिए या खतूत के ज़रिए, हम उनके जवाब देंगे। आज का प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी।